और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है भीलवाड़ा से, जहां एक लूट की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। एक बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर कड़े लूटकर लुटेरे ले गए। जंगल में बुजुर्ग का शव मिला है। जांच में अब पुलिस और एफएसएल की टीम जुट गई है। गंगापुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। भीलवाड़ा से खबर है, एक बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काटकर कड़े लूटकर लुटेरे ले गए। महिला का शव खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी और भीलवाड़ा की पुलिस है कहां। सवाल यह भी कि लूटपाट के अपराधों पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि इस तरह की वारदातें पहली ये वारदात नहीं है। इस तरह की वारदातें लगातार यहां पर इस इलाके में हो रही है। पुलिस कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी, कब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास जीतेगी पुलिस? मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। मनीष, पूरा मामला क्या है ये बताइए और कहां तक पुलिस की जांच पहुंची? ये सुमित बताना चाहूंगा, भीलवाड़ा में जो बुजुर्ग हैं वो अपराधियों के लिए एक तरीके से सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। कल देर रात को एक महिला का गंगापुर थाना क्षेत्र के लाखोला गांव में शव मिला था। महिला के दोनों पैर जो हैं वो काट दिए गए थे बदमाशों द्वारा और जो चांदी के कड़े हैं वो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया इस तरह से बदमाशों के जरिए। घटना की जब जानकारी पुलिस को मिली तो मौके को उस वारदात की उसकी सीरियसनेस देखते हुए जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचा। हालांकि कल रात को अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ज्यादा कुछ पुलिस हैं जो पड़ताल में नहीं जुट पाई थी, लेकिन आज सुबह ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम की मदद के जरिए जो सुराग हैं वो जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि भीलवाड़ा में इस तरह की पहली वारदात नहीं है। इसी गंगापुर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले ही मतलब 6 नवंबर को भी एक बुजुर्ग से चाकू की नोक पर गहनों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पिछले महीने सितंबर महीने में 2 महीने पहले सितंबर में बागोर थाना क्षेत्र के रेवाड़ा गांव में एक बुजुर्ग महिला की भी नृशंस हत्या कर दी गई थी और हत्या करके भी जो लुटेरे थे वो गहने वगैरह वहां से लूट करके फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस जांच में जो हत्यारा निकला था वो देवर का बेटा यानी महिला का ही भतीजा वो पाया गया था। वो महिला के देवर का बेटा ही निकला था हत्यारा, जिसने लूट की इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। वहीं अगस्त महीने में इस तरह से 5 वारदातों को अंजाम दिया गया था, जहां पर बुजुर्गों से चाकू की नोक पर या हथियार की नोक पर लूट की वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। गहने जेवरात हैं जो उनसे लूटे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इसमें कुछ कार्रवाई कर नहीं पा रही। हालांकि पुलिस की ओर से कोशिश भी काफी की जाती है कि आरोपियों को पकड़ा जा सके, लेकिन एक तरह से कहना यही होगा कि भीलवाड़ा में जो लुटेरे हैं उनके लिए सबसे इजी और सॉफ्ट टारगेट हैं बुजुर्ग, क्योंकि भीलवाड़ा में चलन है यहाँ पर लोगों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा महंगे सोने के और चांदी के गहने पहनने की परंपरा है यहाँ पर। तो एक तरह से सॉफ्ट टारगेट आरोपियों के लिए, अपराधियों के लिए बुजुर्ग ये बनते जा रहे हैं। जी शक किस पर जताया जा रहा है? कोई गैंग, कोई लोग जिन पर पुलिस प्रथम दृष्टया शक जता रही हो? पूछताछ के लिए किसी को डिटेन किया गया है क्या अब तक? जी, फिलहाल तो पुलिस जो है, पुलिस की अलग अलग टीमें हैं वो आरोपियों की पकड़ में जुटी हुई हैं। अभी तक किसी को पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया है। जो महिला है वो खुद भी घर पे अकेली ही रहती थी और बुजुर्ग के इस महिला के पति की भी 3 साल पहले निधन हो गया था। महिला की एक बेटी जो अपने ससुराल में रहती थी, ये महिला भी अपने घर पे अकेली ही रहती थी। तो अभी तक इस तरह का कोई डिटेन किसी को नहीं किया गया है, लेकिन जो कार्यवाहक पुलिस एसपी हैं भीलवाड़ा की चंचल मिश्रा, उन्होंने कालबेलिया गैंग पर जरूर शक जताया है। उनका कहना था कि इस तरह की वारदातें जो है वो इस गैंग के जरिए की जाती रही है। जयपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में भी उस तरफ भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर महिला के पैर काट करके चांदी के कड़े चुराने की घटना हुई थी। तो फिलहाल जो पुलिस है वो हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही साथ कालबेलिया गैंग है, इसको भी लेकर के पुलिस इस एंगल में जांच में जुटी हुई है। जयपुर में जो वारदात हुई थी उसमें मोगिया गैंग का नाम आया था और अब कालबेलिया गैंग। क्या इन लोगों से किन्हीं पर शक, इन लोगों में, इन गैंग के किन्हीं सदस्यों पर शक, और क्या अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है?
देखिए, फिलहाल पुलिस जो है वो साक्ष्य जुटा रही है, और जिस तरीके से हम राजस्थान की ही बात करें तो कभी मोगिया गैंग, कभी कालबेलिया गैंग, तो कभी बावरी गैंग, ये इस तरह की गैंग जो है ये एक्टिवेट रहती है यहाँ पर। और दरअसल इनके जो आरोपी हैं वो इस तरह की लूट की वारदातों को अंजाम देकर के, मर्डर की घटना को अंजाम देकर के, और निकटवर्ती जो राज्यों से ये आते हैं, एमपी से, जिस तरह से भीलवाड़ा है, यहाँ पर एमपी बॉर्डर भी टच में रहता है, तो इनके लिए इजी गोइंग एक रास्ता रहता है वापस अपने राज्य को लौट जाना। अब निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पुलिस है वो आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, इस वारदात का खुलासा भी जल्द करने की कोशिश करेगी। लेकिन देखने वाली बात यही है कि आखिर में कब तक भीलवाड़ा जिले में, जो कि 15 दिन से ज्यादा बिना एसपी का भीलवाड़ा जिला है, यहाँ पर कब तक बुजुर्ग इस तरह से निशाना बनते रहेंगे, कब तक जानकारी जाती रहेगी। और चलिए अब बात गिरफ्त में आए बदमाशों की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पुलिस ने बड़ी वारदात की फिराक में लगे बदमाशों को दबोच लिया है। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चूरू, जालौर, अलवर और अजमेर की तस्वीरें जहां बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जो बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे ये बदमाश चढ़ गए। सबसे पहले बात चूरू की कर लेते हैं। चूरू से बड़ी खबर है जहां हथियार से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी वारदात करने की फिराक में बदमाश थे। हरियाणा के विनोद पन्नू गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं। इनके पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इन चारों बदमाशों की, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे ये बदमाश चढ़ गए। हरियाणा के विनोद पन्नू गैंग के शूटर बताए जा रहे हैं चारों बदमाश। इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस ने। 3 पिस्टल और 1 देसी कट्टा और कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया है। मनोज मेरे सहयोगी चूरू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ इनसे पूछताछ में अब तक खुलासा हुआ? सिद्धमुख पुलिस है, उसके द्वारा इन बदमाशों से जो पूछताछ की गई है उसमें ये सामने आया है कि इनके द्वारा जो बहादरा है, बहादरा के अंदर किसी अकरम गोरी नाम के व्यक्ति की हत्या करने की साजिश थी, और इसी साजिश को अंजाम देने के लिए इनके द्वारा जो एक 4 व्हीलर है, कार है, उसको लूटने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी दरमियान जो सिद्धमुख पुलिस है उसने कार्रवाई करते हुए इन चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। और जालौर से बड़ी खबर है जहां पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में 5 बदमाश थे। पुलिस ने बदमाशों की कार को भी जब्त कर लिया है। जसवंतपुरा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। खबर अजमेर से है जहां जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1 देशी कट्टा और स्प्रे बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाइक चोरी और चेन लूट की घटनाओं में भी शामिल हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने लूट की वारदातें करना भी कबूल लिया है। बता दें कि आरोपी बाइक चुराकर चेन लूट की वारदात को अंजाम देते थे और चेन सुनार को बेच देते थे और मोटरसाइकिल कबाड़ी को बेच दिया करते थे। सीकर में 11 नवंबर को होने वाले दाधीच परिषद के स्नेह मिलन समारोह को लेकर विवाद गहरा गया है। इसे लेकर सोमवार रात परिषद के मंत्री कमल डोलिया के साथ जमकर मारपीट की गई और कपड़े फाड़ दिए। कमल डोलिया ने मुकेश खटोड़ और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया। ये लोग स्नेह मिलन समारोह में स्थानीय विधायक राजेंद्र पारिक को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध कर रहे थे। रात को परिषद के पदाधिकारियों ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। परसों इनके साथ परशुराम पार्क के पास गाड़ी लगा के इनका अपहरण करने की कोशिश की। मेरे को बराबर फ़ोन कर करके धमकियाँ दे रहा था इनको फ़ोन। और आज हम ऑफिस में बैठे प्रोग्राम की तैयारियां कर रहे थे। इसी दरमियान वो वहाँ पे आया और आके सीधा ऑफिस में घुसकर ऑफिस का गेट बंद करके मेरे साथ काफ़ी मारपीट की। मेरा चश्मा टूट गया, तो दूसरा चश्मा मैंने लगा रखा है। मेरे जेब में लगभग 20,000 रुपये थे और गले में सोने चेन थे, वो तोड़ के ले गया, रुपये छीन के ले गया। अलवर जिले के बॉर्डर के इलाके में हरियाणा से पेट्रोल डीजल की तस्करी बढ़ने से प्रदेश सरकार को राजस्व में भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बॉर्डर के आसपास स्थित पेट्रोल पंप सूने पड़े हुए हैं।
केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भी राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। वहीं बॉर्डर पार हरियाणा में पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता है तो डीजल 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता है, जिससे अलवर के पेट्रोल पंप मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और तस्करों की चांदी कट रही है। सर, हरियाणा में वेट कम होने के बाद किस तरह का अंतर पड़ा आपको? पेट्रोल बहुत फर्क पड़ा है था। कितने का अंतर है यहाँ पे? 12-13 रुपये का। और ग्राहक की किस तरह की? अभी ग्राहक तो बहुत यहाँ कमाते हैं, क्योंकि हरियाणा यहाँ नज़दीक में विशेष ग्राहक चले जाते हरियाणा, यहाँ जो है फर्क बहुत पड़ा है। हरियाणा में तो सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है, सब ग्राहक वहाँ बढ़ के जाते हैं, 12-13 रुपये का अंतर आ गया। अब जिस तरह आपके यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे, कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ गया सर। अपने यहाँ से राजस्थान से हरियाणा में 17 रुपये 25 पैसे पेट्रोल कम है, 10 रुपये 48 पैसे डीजल में कम है। यहाँ पर ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, सेल में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया, आधी ही सेल बची हुई है, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है और हमें भी नुकसान हो रहा है, डीलर के सभी डीलर भाइयों को। करौली में डेंगू के साथ साथ मौसमी बीमारियों का बढ़ता प्रकोप और उसके ऊपर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। हालत यह है कि मरीजों का इलाज खुले में किया जा रहा है। जिले के बालघाट सीएचसी की तस्वीरें देखिए, जहां बेडों की संख्या इतनी कम है कि पेड़ों पर बोतल लटकाकर मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। पेड़ों पर बोतलें लटकाई गई हैं। दरअसल पुराने पीएचसी भवन में चल रहे सीएचसी में सिर्फ 6 बेड हैं। हालांकि 20 अस्थायी बेड लगाए तो गए हैं, लेकिन वो भी कम पड़ रहे हैं, जिसकी मार मरीजों पर पड़ रही है और खुले में उनका इलाज किया जा रहा है। करौली से तस्वीरें हैं पीएचसी सीएचसी की तस्वीरें। इस तरह की तस्वीरें अमूमन आप देख रहे होंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कुछ दिनों पहले दौसा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और आज ये करौली का हाल देख लीजिए। अंदर जगह नहीं मिली जब मरीजों को डेंगू का डंक डस रहा है और बड़ी संख्या में डेंगू से पीड़ित मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्लिनिक का रुख कर रहे हैं, लेकिन ये हालात उन्हें और ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के पीछे का सच बताइए, क्यों इन मरीजों को आखिर बाहर इलाज दिया जा रहा है? देखिए सुमित, ये इस क्षेत्र में बीते जब से बारिश का दौर खत्म हुआ है तब से वायरल और डेंगू का प्रकोप बढ़ा है और लगातार वायरल और डेंगू के रोगियों की संख्या बढ़ने से हॉस्पिटल और जो निजी क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सब में दबाव बढ़ा है। इसी का कारण है कि जो बालघाट सीएचसी है, यहाँ पे रोगियों की संख्या अधिक हो गई है और इसके चलते रोगियों को जो चिकित्सालय का परिसर है वहां बाहर लिटाकर और पेड़ों के सहारे बोतल चढ़ाई जा रही है, ड्रिप चढ़ाई जा रही है। हमारी इस मामले को लेकर सीएमएचओ से बात हुई थी। उनका कहना है कि जो सीएचसी है लगभग इसको 1 साल हो गया सीएचसी घोषित हुए और काम भी चल रहा है, लेकिन चूंकि भवन निर्माण नहीं हुआ है इसके चलते सीएचसी अभी भी पुराने पीएचसी भवन में ही संचालित है और जहां पे 6 बेड की क्षमता थी, लेकिन मरीजों की संख्या को अधिक संख्या को देखते हुए यहाँ 20 बेड लगाए भी गए, लेकिन वो संख्या कम पड़ रही है और जबकि सीएचसी में 30 बेडों की क्षमता होती है। इसके चलते यहाँ जो रोगी हैं वो बाहर ही उपचार कराने। ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा। सीएमएचओ दिनेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिनेश मीणा जी, स्वागत करता हूं सर आपका। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खास खबर है और खास बात आपसे करनी है। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट देना चाहूंगा, मैं आपकी तारीफ में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा सर। मतलब इतनी बदहाल स्थिति चल रही है, एक तरफ कोरोना था, अब डेंगू आ गया, लोगों को सुविधाएं मयसर नहीं हो रही अस्पताल में, सीएचसी पीएचसी में, और आपने देखिए एक नायाब तरीका इजाद किया है इनको इलाज देने का। पेड़ों की छांव में, प्रकृति की गोद में आप इलाज दे रहे हैं, कैसे कर लेते हैं सर? तो हमारे यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं है। नहीं है सर, सबको नहीं। कोई किस जगह की बात कर रहे हैं? करौली की सीएचसी। करौली में किस जगह? करौली सीएचसी है। दिनेश बताइए जरा किस जगह? हेलो, हाँ सर, करौली सीएचसी की बात हो रही है सर। बालघाट सीएचसी है। बालघाट सीएचसी सर। सीएचसी बालघाट में हमारा पीएचसी है सर। हाँ ठीक है। अभी उसकी पीएचसी बिल्डिंग में सीएचसी संचालित है, उसका हमने भूमि अलोकेशन करके स्टेट गवर्नमेंट को बजट अलोकेशन के लिए लिख दिया है और जैसे ही हमारा बजट अलोकेशन हो जाएगा उसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा।
30 बेडेड हमने अभी भी लगा रखे हैं, लेकिन वो ओपीडी बढ़ने की वजह से वो भी शॉर्ट हैं। स्पेस अभाव की वजह से वो बेड हमने इधर से पीएससी बिल्डिंग में ही 30 बेडों को शिफ्ट किया हुआ है। नहीं तो सर आपको अंदाजा नहीं था क्या कि इस तरह की भीड़ आ सकती है? मौसमी बीमारी है, डेंगू का दर्ज तो मुख्यमंत्री खुद इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सीएससी बिल्डिंग बढ़ेगी तो सीएससी होगा ना, वो पीएससी तो ये मरीज बनाएंगे क्या बिल्डिंग? जो मरीज, जिन मरीजों को आपने बाहर लिटा रखा है, जो मरीज यहाँ आते हैं वो मरीज खुद निर्माण कार्य करवाएंगे क्या? जिम्मेदारी किसकी है सर? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को हमने लिख दिया, स्टेट गवर्नमेंट बजट एलोकेशन लिख दिया और खाना पूर्ति हो गई पूरी? नहीं, खाना पूर्ति बात नहीं, वो तो प्रोसेस के तहत होती है सब चीजें। हाँ, आपके आसपास कहीं टीवी स्क्रीन है क्या? न्यूज 18 राजस्थान ऑन कीजिए, चलाइए जरा, और ये तस्वीरें देखकर खुद पर थोड़ी सी शर्म महसूस कर लीजिए आप। आप जानते हैं कितना बड़ा रिस्क लेकर इनका इलाज किया जा रहा है? नहीं, ऐसे कोई नहीं है रिस्क पे, हमारा रिस्क रिस्क हमारा डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं। अच्छा, मरीज अगर यहाँ आता है उसको आप बाहर फेंक दीजिए अस्पताल के बाहर, वहां आप कहते हैं कि मैं इलाज दे रहा हूँ, फिर कह रहे हैं रिस्क नहीं है कोई? ऐसा कहीं भी नहीं है। अरे तो सब तस्वीरें कह रहा हूँ ना, आप न्यूज 18 ऑन कीजिए, तस्वीरें देखिए, आपको पता चलेगा ना कैसा है, कहाँ है। अभी मैं फील्ड में हूँ, इसको मैं देख भी लूंगा, बाकी हमारे आपकी जानकारी में नहीं है मतलब अब तक ये बात? नहीं, मेरी जानकारी में है ना सर। आप फिर मना क्यों कर रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं है। हम पीएचसी की बिल्डिंग में सीएचसी का पीएचसी सीएचसी बात तो एक है ना, मरीज पहुंच रहे हैं ना वहाँ पर इलाज के लिए। आप सीएचसी पीएचसी क्या कर रहे हैं? हम बिल्डिंग नहीं बनी तो मरीजों की क्या गलती है? मरीज भुगतेंगे कैसे? बिल्डिंग तो प्रोसेस है, बिल्डिंग एक दिन में बिल्डिंग थोड़ी बनेगी। अरे तो सर मरीजों को क्या करें? मुझे बताइए, मुझे सीधे शब्दों में बताइए, आपकी बिल्डिंग बनती रहेगी साल में, 2 साल में, 10 साल में, बनती है नहीं बनती है, ये मरीज कहाँ जाए? आप लिख दीजिए ना बाहर एक चिट्ठा लगा के। मरीज को हम सुविधा देते हैं। क्या सुविधा दे रहे हैं? ये सुविधा दे रहे हैं आप? ये सुविधा दे रहे हैं आप इन्हें? पेड़ों के नीचे इलाज हो रहा है इनका? हमारे यहाँ कहीं भी नहीं ऐसी सुविधा के हालात डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है। हाँ, ये तस्वीर देख लीजिए ना सर, नहीं है तो आप साफ मना कर रहे हैं, तस्वीरों को झूठा बता रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं आप। मुझे आपसे उम्मीद थी कुछ आप जिम्मेदारी पूर्ण जवाब देंगे। आप कह रहे हैं तस्वीरें नहीं है ऐसी, कोई ऐसे कहीं हालात नहीं है। न्यूज 18 झूठ बोल रहे हैं नहीं है। यदि मेरी नॉलेज में आप न्यूज 18 की खबर पर सवाल उठा रहे हैं सर, उचित कार्रवाई करेंगे। आप न्यूज 18 की खबर पर सवाल उठा रहे हैं, कैमरा झूठ बोलता है क्या सर? मैं अभी फील्ड में हूँ और ऐसी कोई बात होगी हम देखेंगे और कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। कब होगी कार्रवाई? आप तो कह रहे हैं साल 2 साल, बिल्डिंग एक दिन में नहीं बन जाती, आपने तो कह दिया, यानी मरीज ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे इनका खुले इलाज कराते रहेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? आप इंतजार कर रहे थे कि न्यूज 18 खबर दिखाए उसके बाद कार्रवाई हो, पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? कोई किसकी कार्रवाई? हाँ, किस चीज की बात, किसकी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? अरे सर आप कह रहे हैं ना आप कार्रवाई करेंगे, मरीजों को खुले में बिठा रखा है, इलाज करा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं देखूंगा। बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, बिल्डिंग ये मरीज कहाँ जाए? ये मरीज कहाँ जाए? मैं सर एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये मरीज इसी तरह इनका इलाज होगा यहाँ पर? मुझे बता दीजिए। 6 बेडेड मेरी पीएचसी की बिल्डिंग में 30 बेडेड लगा रखे हैं मैंने। हाँ, उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं हम। मरीज बाहर पेड़ों के नीचे इलाज हो रहा है उनका, कोई नहीं होगा अस्पताल के बाहर। आपकी सीएचसी पीएचसी जो भी आप बोल रहे हैं, कोई हो तो उसके बाहर मरीजों को पटक रखा है। कार्रवाई करूंगा, मेरे यहाँ स्पेस की कोई कमी नहीं है सर। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ना आपको, आप कमी नहीं मान रहे हैं, फिर भी आप फिर बताइए, फिर सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं सवाल गलत पूछ रहे हैं। आप गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। आप लोग हमारे आप लोग 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 10वां वेतन आयोग के लिए झंडा बुलंद कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है तो आप जिम्मेदारी नहीं लेते। मीडिया गलत न्यूज देता है। क्या सर, दोबारा बोलिए? मीडिया गलत न्यूज देता है, मैंने खुद ने निरीक्षण किया वहां जाके। धर्मेंद्र, मैं 3 निरीक्षण इस महीने कर चुका हूं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने गलत खबर दिखाई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र, 3 निरीक्षण कर चुका हूं सर इसी महीने में। धर्मेंद्र, तस्वीरें गलत है सर, ये वही डॉक्टर साहब हैं जो इनके कुनबे के लोग 7वें वेतन आयोग के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं, अलग अलग सुविधाओं की मांग करते हैं, लेकिन जब मरीजों की बात आती है तो ये मीडिया को गलत बताते हैं। धर्मेंद्र, सुनिए डॉक्टर साहब जरा। सर, मेरी आपसे भी बात हुई, आपने भी इस बात को स्वीकार किया है कि स्थानाभाव के कारण यहाँ इस तरह की कंडीशंस है, और आपने ये भरोसा भी दिलाया था
ऐसे अगर जो हालात हैं उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप अगर अब इस बात को बदलते हैं तो ये चीज गलत है, ठीक है ना। और दूसरा रही बात इन तस्वीरों की, तस्वीर आपको भी पता है, हकीकत है, ये हम भी मानते हैं। ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, और यदि है सर आप तो कह रहे हैं मीडिया गलत खबरें दिखाता है। आप जाइए ना वहां पर, सीएसटी का संचालन कर रहा हूं। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? भागना है आपको तो अस्पताल की तरफ भागिए, वहां जाकर स्थिति देखिए। आप मीडिया को गलत बता रहे हैं। 3 विजिट कर चुका हूं सर मैं। आज जाइए, आज जाइए वहां पर, मेरा रिपोर्टर आपको वहां पर मिलेगा। ये कल की, आज भी जाऊंगा मैं, आज ही विजिट करूंगा। कल की तस्वीरें हैं वहां पे। हाँ धर्मेंद्र बोलिए। कल की तस्वीर है ये। धर्मेंद्र बोलिए। सर ये कल की वहां की तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों के आने के बाद हमने सीएमएस साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी ये बात कही थी। ये बात सही है कि स्थानाभाव है वहां पे, और पुरानी बिल्डिंग में ही सीएससी संचालित है, हालांकि वहाँ एक्स्ट्रा बेड भी लगाए गए हैं निश्चित तौर से। लेकिन सर इस तरह के जब हालातों में उपचार होता है तो आपको पता है कि निश्चित तौर से आगे जो इन्फेक्शन है उसका भी खतरा बना रहता है, जो निश्चित तौर से रोगी को भारी पड़ता है। तो इस तरह से अगर उपचार होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, ये आश्वासन दे दीजिए कि ये हालात, ये तस्वीर नजर अब नहीं आएगी। इस तस्वीर को कम से कम गलत मत ठहराइए, मीडिया पर सवाल मत उठाइए। हम लोग सही खबर दिखाते हैं, सच्ची खबर दिखाते हैं, और उसको अगर आप मान ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। आपको धरती का भगवान कहा जाता है, कम से कम उस शब्द की तो लाज रखिए सर। नहीं, मीडिया को सहयोग करना चाहिए सर। ठीक है, मीडिया सहयोग करेगी, मीडिया इलाज करेगी इनका। आप अपने घर बैठिए, आप लोग मीडिया पर इल्जाम लगाते हैं। शुक्रिया दिनेश मीणा। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र आपका भी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे सीएम के जोधपुर दौरे की।